रहीम सो वी वर डिस्कसिंग गैस्ट्राइटिस। मेनली हमने कहा था कि दो तरह की गैस्ट्राइटिस होती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस पढ़ने के बाद हमने कहा था कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस पर तो दो फॉर्म की होती है, एक होती है हमारे पास ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस और दूसरी होती है एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस। लेकिन हम इसको मॉर्फोलॉजी की बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज में मज़ीद क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज हमने कहा था ना कि ऑटोइम्यून है या एच पाइलोराई है, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन में मैंने आपको एक जगह पहले भी बताया था कि इसको हम मॉर्फोलॉजी की बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस होगी तो एच पाइलोराई होगी, एट्रोफिक होगी जिसमें एट्रोफी हो रही थी पाइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स की, वो ऑटोइम्यून की वजह से होती है। इसी तरह हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस होती है मैनिटर डिजीज़ के अंदर, और बाकी अनकॉमन फॉर्म ऑफ गैस्ट्राइटिस होती हैं जो कि अभी हम देखेंगे। अनकॉमन फॉर्म ऑफ गैस्ट्राइटिस जो है आपको सिर्फ नाम याद करने, ईओसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस होती है, लिम्फोसाइटिक होती है और ग्रैनुलोमेटस होती हैं, अनकॉमन फॉर्म्स है। ईओसिनोफिलिक से क्या समझ आता है? एलर्जी समझ आती है। ईओसिनोफिलिया कब होता है? जब एलर्जी हुई होती है। काऊ मिल्क या सोयाबीन उनकी वजह से अक्सर लोगों को एलर्जी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, आईजी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करती हैं स्टमक लाइनिंग को, सेल्स को, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होता है। तो ये ईओसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है। पाइलोरिक और एंट्रल रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। पैरासिटिक इन्फेक्शन वगैरह के साथ ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है। लिम्फोसिटिक गैस्ट्राइटिस जो है इसका कॉज नोन नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर सीलिएक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है। तो सीलिएक डिजीज़ क्योंकि ऑटोइम्यून है तो हम गेस करते हैं कि ऑटोइम्यून मीडिएटेड है, बट वी आर नॉट श्योर कि ये ऑटोइम्यून है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्रैनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस। ग्रैनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस जो है वो बेसिकली क्या है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। आपने पढ़ा होगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर ग्रैनुलोमास बनते हैं। ग्रैनुलोमास क्या होते हैं? इसके अंदर हमें यही नजर आएगा, एपिथेलियल सेल्स नजर आएंगे, जायंट सेल्स नजर आएंगे, ठीक है, जो कि एग्रीगेट्स होते हैं मैक्रोफेजेस के। मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होकर इकट्ठे होकर इस तरह अपीयर होते हैं जैसे कि एपिथीलियम हो, तो उन्हें हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। वो इकट्ठे होकर अगर जायंट सेल की अपीयरेंस होते हैं जायंट सेल्स कहते हैं। सिर्फ नाम याद करने हैं, इट्स इनफ। हमने क्योंकि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को खत्म कर लिया है तो हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की जो दो फॉर्म्स हैं एच पाइलोराई और ऑटोइम्यून को एक दफ़ा कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले एच पाइलोराई की हमने कहा था कि लोकेशन कौन सी होती है? एंट्रम होती है, ठीक है। जबकि हमारे पास ऑटोइम्यून जो है वो बॉडी और फंडस के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ पे चीफ सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और पाइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मैंने आपको जब एक्सप्लेन की थी मॉर्फोलॉजी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एच पाइलोराई के अंदर न्यूट्रोफिल्स के इन्फिल्ट्रेट बहुत डेंस होते हैं और उसकी वजह से उनकी जो रूगल फोल्ड्स होती हैं, जब वॉल्स होती हैं, वो थिकन नज़र आती हैं। जबकि दूसरी तरफ ऑटोइम्यून के अंदर एट्रोफी हुई होती है कम्प्लीटली, तो वहाँ पे बेसिकली थिन हो जाती हैं रूगल फोल्ड्स, वॉल थिन हुई होती है। और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट्स कौन से होते हैं इन्फ्लेमेशन के? लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। एसिड प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज हुई होती है एच पाइलोराई के अंदर, और दूसरी तरफ डिक्रीज हुई होती है क्योंकि पाइटल सेल्स होते हैं वो तकरीबन डैमेज हो जाते हैं। ये जो स्लाइटली डिक्रीज लिखा होता है ना, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाइलोरस से स्टार्ट होता है और बाद में वो फंडस और बॉडी को इन्वॉल्व कर लेती है एच पाइलोराई एसोसिएटेड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो उसमें पाइटल सेल्स और पाइटल सेल्स ऑफ चीज सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फंडस और उसके बॉडी के, तो वो ऑब्वियसली फिर एसिड प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो तब वो डिक्रीज हो जाएगी। गैस्ट्रिंग नॉर्मल टू डिक्रीज्ड, इसके अंदर इंक्रीज हुई होती है। क्यों? क्या हुआ होता है? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जी सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाइपरप्लेजिया हुआ होता है उनका, क्योंकि एसिड प्रोडक्शन हो नहीं रही, फीडबैक मैकेनिज्म उस तरह नहीं हो रहा। तो क्योंकि एसिड प्रोडक्शन कम है तो गैस्ट्रिक सेल जी सेल जो होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, और जी सेल जब स्टिमुलेट होंगे तो हाइपर गैस्ट्रेनीमिया होगा, ठीक है, और उनका हाइपरप्लेजिया होगा। ये भी मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया था। बाकी लीजन्स कौन से हो सकते हैं? इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स इसके अंदर हो सकते हैं, और इसके अंदर न्यूरो एंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया होते हैं। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था क्यों होता है, क्योंकि जी सेल्स होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया होता है, एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया होता है, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था तो वो स्टिमुलेट हुए होते हैं। जब आप सीरोलॉजी करेंगे तो एंटीबॉडीज मिलेंगी अगेंस्ट एच पाइलोराई, और यहाँ पे एंटीबॉडीज आपको मिलेंगी प्रोटॉन पंप के अगेंस्ट, या इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट, या पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट, ठीक है। पैराइटल सेल्स जो उसके कंपोनेंट्स ही है ना, ये आगे वाले, ठीक है। सीक्वल क्या है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा या मल्टोमा हो सकता है एच पाइलोराई एसोसिएटेड इन्फ्लेमेशन के बाद। जबकि इसके बाद क्या होता है? परनीशियस एनीमिया होता है, क्योंकि विटामिन B12 नहीं बन रहा इंट्रिंसिक फैक्टर के कम होने की वजह से। एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है या एंडोक्राइन ट्यूमर हो सकता है, क्योंकि न्यूरो एंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया होता है ना कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, तो फिर क्या होगा? कार्सिनाइड ट्यूमर जो होता है वो न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर ही है, मलिग्नेंट कैंसर।
अच्छा, ये एसोसिएटेड किसके साथ है? लो सोशियो इकोनॉमिक पॉवर्टी वाले लोगों के साथ, और ये ज़्यादातर है जिनको पहले से कोई ना कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, जैसे कि थायराइडाइटिस हो गई, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ग्रेव्स डिजीज़ वगैरह होगी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। नाउ वी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। अब हमने सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। हम किस तरह सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं? हमने सबसे पहले स्टमक देखा, स्टमक के अंदर हमने उसके सेल्स देखे, कौन से सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो देखे। फिर हमने एक्यूट गैस्ट्राइटिस देखे, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स देख रहे थे ना, एक्यूट गैस्ट्राइटिस देखा, स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर्स देखे, उसके बाद क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, उसकी टाइप्स देखी। अब हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होती है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन थी, उसकी वजह से म्यूकोजा के अंदर क्या हो गया? अल्सर डेवलप हो गया। मैंने आपको अल्सर और इरोजन का डिफरेंस बताया था। अल्सर तब होता है जब म्यूकोजा को पेनिट्रेट करके सब म्यूकोजा तक लीजन बन जाए, ठीक है? म्यूकोजा को पेनिट्रेट करके सब म्यूकोजा तक अगर लीजन बन गया है तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्सर कहेंगे। इसके अंदर यही होता है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के? एच पाइलोराई इन्फेक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कोई ड्रग्स हैं जैसे कि कोकेन वगैरह हैं, एनएसएड्स हैं, बहुत कॉमनली एसोसिएटेड हैं। अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो डायरेक्ट जो होता है वो सेल्स की डिस्ट्रक्शन करता है। मेनली वो ड्यूरिनल अल्सर्स, ड्यूरिनल पेप्टिक अल्सर्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। एंडोक्राइन ट्यूमर होता है, उसकी वजह से ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, हम आगे देखेंगे। ये जो सारे हैं ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं पेप्टिक अल्सर्स के लिए। पैथोजेनेसिस समझते हैं सबसे पहले। अब पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि एच पाइलोराई इन्फेक्शन है बंदे को, उसकी वजह से क्या होगा? पैराइटल सेल्स का हाइपरप्लेजिया होगा। देखें, एच पाइलोराई ने क्या करना है? एच पाइलोराई ने इन्फेक्शन कॉज करना है, जिसकी वजह से क्या होगा? गैस्ट्रिन जो होगा वो स्टिमुलेट करेगा पैराइटल सेल्स को कंपनसेटरी तौर पे। पैराइटल सेल्स जो होंगे, मैंने आपको बताया था ना कि एच पाइलोराई जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? यूरिएज पॉजिटिव होता है। यूरिएज ने क्या करना है? अमोनिया रिलीज करना है, जो कि क्या है? बेसिक है। अब बेसिक जब होगा तो एसिडिक इन्वायरमेंट काउंटर करने के लिए, एसिडिक इन्वायरमेंट दोबारा बनाने के लिए क्या होंगे? पैराइटल सेल स्टिमुलेट होंगे। पैराइटल सेल स्टिमुलेट होंगे तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यही होगा, पैराइटल सेल हाइपरप्लेजिया होगा और गैस्ट्रिक एसिड जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और उसकी इनिबिशन नहीं हो पा रही होगी, ठीक है? हाइपर एसिडिटी हो जाएगी स्टमक के अंदर। दूसरा है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर भी क्या हो रहा होता है? बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं पैंक्रियाज के अंदर, ये डूडेनम के अंदर, वो क्या कर रहे होते हैं? स्टिमुलेट कर रहे होते हैं जी सेल्स को। और जी सेल्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो आपको पता है वो क्या करते हैं? गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं। और गैस्ट्रिन क्या करते हैं? अल्टीमेटली पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। और पैराइटल सेल्स क्या रिलीज करते हैं? एसिड को, ठीक है? इसको स्लो करके बेशक सुन लें दोबारा। तीसरा है एनएसएड्स। एनएसएड, सिगरेट स्मोकिंग, ये भी क्या करते हैं? म्यूकोजल ब्लीडिंग करवाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, ये क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मैंने आपको बताया था कि डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे पास। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? म्यूकस की प्रोडक्शन करवाते हैं, जो कि म्यूकस की प्रोडक्शन जब होगी तो ऑब्वियसली वो डैमेज नहीं होने दी। और सेकेंडली जब डैमेज हो गया तो उसके बाद हीलिंग होती है। और आपको पता है कि इम्यूनोकम्प्रेसेंट्स होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो हीलिंग को भी इम्पेयर करते हैं, तो अल्टीमेटली अल्सर बनता है। अल्कोहलिक सिरोसिस हुआ है, ठीक है? या पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, ये क्रोनिक रीनल फेलियर है, हाइपरथायराइडिज्म है, ये भी सारे के सारे क्या करते हैं? गैस्ट्रिक प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। और गैस्ट्रिन जो होता है वो फिर ऑब्वियसली जाके पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? मेनली ये डिफेंस मैकेनिज्म और डैमेजिंग फैक्टर के दरमियान जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि लीड करता है टूवर्ड्स पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो ये आपको पैथोजेनेसिस होपफुली समझ आ गई होगी। एक हाइपर एसिडिटी है, एनएसएड्स हैं, इम्पेयर्ड हीलिंग है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से होती है, और गैस्ट्रिन की हाइपर प्रोडक्शन है जो कि एसिडिटी बढ़ाती है। अल्टीमेटली सारे के सारे क्या करते हैं? डैमेज करते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टिव लेयर्स को या डिफेंस मैकेनिज्म्स को। अब हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर्स हैं ये दो तरह की हैं, एक हैं डूडेनल अल्सर्स, दूसरे हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स, ठीक है? अब नाम से ही जाहिर है कि डूडेनल अल्सर से क्या मुराद है। डूडेनल अल्सर से मुराद ये है कि डूडेनम जो है वो डैमेज है, डूडेनम के पार्ट का कोई है, ठीक है? डूडेनल अल्सर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्यू टू एच पाइलोराई। मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि एच पाइलोराई जो होता है वो एंट्रम को ख़राब करता है, और एंट्रम जब ख़राब होता है उसके बाद वो स्टिमुलेट करते हैं जी पैराइटल सेल्स को, और एसिडिटी ज़्यादा होती है, और एसिडिटी ने अल्टीमेटली किधर जाना है? डूडेनम में जाना है। डूडेनम में क्या होगा? वहाँ पे अल्सर बनेगा। In the proximal duodenum, they occur within a few centimeters of the pyloric valve. इसकी रीज़न क्या है?
क्योंकि आपको पता है कि स्टमक जो है वो यकदम से सारी फूड नहीं रिलीज कर देता, जो है वो क्या होती है, स्टमक एम्पटिंग प्रोसेस बाय प्रोसेस होती है, स्मॉल स्मॉल पोर्शंस होते हैं। तो वो पोर्शन जो आता है हाइपर एसिडिटी वाला, वो किधर आएगा, स्टमक के पहले पार्ट में आएगा। वहाँ पे वो क्या करेगा, विद इन द फ्यू सेंटीमीटर्स टू द पाइलोरिक वाल्व, वो वहाँ पे अल्सर क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर आप देखें ये पाइलोरस है अगर, ठीक है, और ये डूडेनम का फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे आके फूड रिलीज होगी ना, ये हाइपर एसिडिटी वाली फूड जब यहाँ आएगी तो ये डैमेज करेगी। ठीक है, इट प्रेजेंट्स विद द एपिगेस्ट्रिक पेन्स दैट इम्प्रूव्स विद द मील। ठीक है, ये बात याद रखनी है क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं वो वर्सन होते हैं। ठीक है, ओके। तीसरी बात, इट मे रप्चर एंड लीडिंग टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। अब ये भी आपको पता है, हमने एनाटॉमी में पढ़ा था कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडेनम होता है, इसके पीछे से गुजर रही होती है गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। तो जब यहाँ पे अल्सर होगा तो अल्टीमेटली ये पीछे किसको एरोड करेगी, गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी को, और गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी जब एरोड होगी तो वहाँ से मैसिवली ब्लीडिंग होगी। डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक बायोप्सी शो द अल्सर विद हाइपरट्रोफी ऑफ ब्रूनर ग्लैंड्स। अब ये हाइपरट्रोफी ऑफ ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पे पड़े होते हैं, ये इसमें पड़े होते हैं, डुडेनम में पड़े होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, तो इनकी हाइपरट्रोफी हुई होती है। तो डुडेनल अल्सर जो है वो रेयरली कॉज करता है एडिनोकार्सिनोमा, ये आपको ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, तो डुडेनल अल्सर्स क्या होते हैं, फर्स्ट पार्ट में ज़्यादातर होते हैं, पाइलोरिक वॉल्व के विद इन फ्यू सेंटीमीटर होते हैं, और ये एसोसिएटेड ज़्यादातर होते हैं एच पाइलोराई वाली गैस्ट्राइटिस के साथ। ठीक है, और तीसरी बात, ये इंप्रूव करते हैं मील्स के साथ। पेशेंट जो है ना वो कंप्लेन करेगा कि मुझे रात को जलन होती है 1 AM से 3 AM के दरमियान, सुबह मतलब रात को देर में, लेकिन जब खाना खाता है तो उसके बाद वो थोड़ी देर इंप्रूव हो जाती है पेन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड